नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे पीएम मोदी की पॉलिटिक्स के एक और बड़े सरप्राइज की। आज ऐसा नाम राष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने रखा है जिसके बारे में दूर दूर तक कोई नहीं सोच रहा था। मोदी विरोध के इर्द गिर्द घूमने वाले विपक्ष को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इस नाम पर किस तरह की प्रतिक्रिया दें। यह नाम है रामनाथ कोविंद का, जो बिहार के राज्यपाल हैं। रामनाथ कोविंद को एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। आज रामनाथ कोविंद शाम को पटना से दिल्ली आए हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। रामनाथ कोविंद बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। वो यूपी से बीजेपी के दलित चेहरा रहे। बीजेपी के संगठन में वर्षों तक काम किया है, वर्षों तक वो वकालत करते रहे हैं। 2015 में कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। अब विपक्ष के सामने मुश्किल यह है कि वो कोविंद के चेहरे के सामने किसको खड़ा करें, क्योंकि अगर वो दलित चेहरा नहीं होगा तो विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक रिस्क होगा। एक तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया है। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जीवन भर दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके कल्याण के लिए वो अपना जीवन खपा चुके हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। रामनाथ कोविंद आज जैसे ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ये नाम बोला तो सामान्य लोगों को तो छोड़ो, वो लोग भी 100% गूगल करने में जुट गए होंगे जो राजनीतिक समझ और राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी रामनाथ कोविंद के बारे में बिहार के राज्यपाल होने से ज्यादा शायद ही कुछ और जानते रहे होंगे। 12 साल तक रामनाथ जी राज्यसभा में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे। यही पीएम मोदी की सरप्राइज पॉलिटिक्स है, जिसमें आखिर तक किसी को भी भनक तक नहीं लगती। इतना सस्पेंस होता है कि फिल्मों और सीरियल के स्क्रिप्ट राइटर भी पीछे छूट जाएं। यही 4 महीने पहले मार्च में यूपी के मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी हुआ था। यही अब राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रामनाथ कोविंद के नाम पर हुआ है, जिस नाम पर दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, छोटे से नागरिक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। रामनाथ कोविंद का जो नाम राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने सामने रखा है वो विपक्ष के लिए बिजली के झटके से कम नहीं, क्योंकि एक तो गैर विवादित नाम, ऊपर से दलित चेहरा। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने एजेंडा भी साफ कर दिया कि जो नाम का विरोध करेगा वो दलित विरोधी साबित हो जाएगा। मान जाना चाहिए, जो नहीं मानेंगे वो दलित विरोधी माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि श्री रामनाथ कोविंद जी के समर्थन में वे सब दलगत भावना से ऊपर उठ करके उन्हें समर्थन दे करके राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें अपना समर्थन और अपना सहयोग दें। विपक्ष को तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो रामनाथ कोविंद के नाम पर खुलकर अपना स्टैंड क्या रखें। यही वजह है कि रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के बाद जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो कोविंद पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। विपक्ष के दूसरे नेता भी बस यही कह रहे हैं कि नाम का ऐलान करने से पहले हमें बताया नहीं गया और सबकी सहमति ली जानी चाहिए थी। एनडीए की तरफ से जो घोषित उम्मीदवार है उस पर कांग्रेस पार्टी अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। यूनानिमिटी बनाएंगे, किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा। रामनाथ कोविंद जी आरएसएस के दलित शाखा के अध्यक्ष थे या पता नहीं क्या पद का नाम वो इस्तेमाल करते, प्रमुख थे। अगर उस तरीके की विचारधारा है तो ये सीधी सीधी राजनीतिक संघर्ष है, राजनीतिक टकराव है। रामनाथ कोविंद के नाम पर कांग्रेस और मायावती ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी, लेकिन सीपीएम और लेफ्ट के दूसरे दलों ने विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा करने की बात की है। उधर राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी एकजुटता के बड़े हिमायती लालू प्रसाद के गठबंधन साथी और जेडीयू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामनाथ कोविंद के दिल्ली आने से ठीक पहले उनसे मिलने पहुंच गए। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए।
कुल मिलाकर पीएम मोदी के सरप्राइज पॉलिटिक्स ने विपक्ष को कंफ्यूज कर दिया है और इसमें दलित चेहरे के सामने दलित चेहरे को भी खड़ा करने की चर्चाएं हैं, जिसमें मीरा कुमार और सुशील कुमार शिंदे जैसा नाम है। यानी विपक्ष अब रणनीति बदलने को मजबूर दिख रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हम सबों के लिए गौरव का विषय है कि ऐसे एक योग्य व्यक्ति को, जो एक बहुत ही साधारण उपेक्षित परिवार से आता है, पार्टी देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचा रही है और मुझे लगता है कि इस पर एक सर्वसम्मति बनी। सवाल यही है कि क्या रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद क्या विपक्ष सर्वसहमति का मजबूरी में ही सही लेकिन मन बनाएगा? क्योंकि गैर दलित नाम राजनीतिक रिस्क के तौर पर होगा और दलित चेहरा भी अगर आएगा तो फिर ऐसा नाम हो जिस पर पूरा विपक्ष एक हो। क्योंकि जिस जोर शोर से राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर विपक्ष एकजुट हुआ, उस पर आज जैसे राजनीतिक बिजली गिर गई है। हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो उत्तर प्रदेश ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, लेकिन पहली बार उस यूपी से राष्ट्रपति बनने की संभावना है, जो राजनीतिक तौर पर मोदी पॉलिटिक्स के लिए सबसे जरूरी राज्य है। और 2019 के चुनाव को देखें तो ये मोदी पॉलिटिक्स के लिए और जरूरी हो जाता है। 1997 में KR नारायणन के देश के पहले दलित राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति बन सकते हैं। हम आपको रामनाथ कोविंद के बायोडेटा के बारे में भी बताते हैं। 71 साल के रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के मूल निवासी हैं। कोविंद ने कानपुर के DAV कॉलेज से BCom और फिर LLB की पढ़ाई की है। वो IAS के लिए भी चुने गए थे, लेकिन वो वकालत और राजनीति में आगे बढ़े। करीब 20 साल तक रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही वो BJP और RSS से जुड़े थे। वो उत्तर प्रदेश के दलित समाज के अंदर कोरी समुदाय से आते हैं। वो 1998 से 2002 के बीच BJP के दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1991 में घाटमपुर से BJP से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 1994 से 2006 तक वो लगातार 2 बार BJP के यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे। 2010 के बाद रामनाथ कोविंद को BJP का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। 2015 में बिहार चुनाव से ठीक पहले कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी का राजनीतिक गणित फिट बैठा तो रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, इसमें संदेह कम ही है। दलित चेहरा होने के नाते ये ऐसा नाम है जिसको लेकर विपक्ष फंस गया है, क्योंकि जो विपक्ष आडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन और सुषमा स्वराज जैसे नामों की अटकलों के बीच किसी बड़े नाम का अंदाजा लगा रहा होगा, उसे रामनाथ कोविंद जैसी बैकग्राउंड वाले नेता के नाम ने शॉक दे दिया है। उनका नेचर इतना सरल और स्वभाव है और इतने बात के धनी हैं कि उनके मुकाबले कोई मुझे सज्जन पुरुष नहीं महसूस हुआ अभी। राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद के नाम के मायने अगर देखे जाएं, तो ये राजनीतिक तौर पर मोदी पॉलिटिक्स के लिए बहुत मजबूत दिखते हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद अगर राष्ट्रपति बने तो वो न सिर्फ KR नारायणन के बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे, बल्कि पिछले 70 सालों में सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर पहुंचने वाले वो व्यक्ति होंगे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, मिठाई में बंटनी शुरू हो गई है। स्थानीय लोग जो समर्थक है रामनाथ कोविंद साहब के, वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लोगों को बेहद खुशी हो रही है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो सोचा भी नहीं था कि हमारे कानपुर के प्रेसिडेंट बनेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश से कनेक्शन 1967 में देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी रहा है, लेकिन जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए थे और उनका परिवार हैदराबाद से यूपी के फर्रुखाबाद में आकर बस गया था। जबकि रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात के डेरापुर के परौखा गांव में हुआ था। दलित परिवार, किसान के बेटे, साधारण स्कूली शिक्षा से वो सबसे बड़े संवैधानिक पद के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। वो मजाक बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल सादे स्वभाव के। वो जब खाना खाते थे तो मेरी माँ जब परस देती खाना, वो जितना उतना ही खा लेते थे। बस ये भी नहीं बताते थे नमक तेज है कि कम है। कानपुर यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 साल वकालत, इमरजेंसी के पहले से यूपी में बीजेपी के संगठन के साथ काम करने का वर्षों का अनुभव, जिसमें वो एक बार 1991 में लोकसभा चुनाव लड़े, एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े।
लेकिन हार गए। बाद में 2 बार यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए। बीजेपी के दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और 2015 में बिहार के राज्यपाल बनाए गए। एक बार का मुझे वाकया याद है कि एक बार कानपुर की एक महिला को मालूम हुआ कि उसमें वो सांसद थे। तब जो है एक गरीब महिला आई, कहने कि हमारी बेटी की शादी होनी, पैसा नहीं, तो उन्होंने अपने पास 10,000 रुपए दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद भी कोई कमी हो तो हमको बताइएगा। ये अलग बात है कि रामनाथ कोविंद का चेहरा सामान्य तौर पर उतना जाना पहचाना नहीं है, लेकिन उनका लंबा सार्वजनिक जीवन और अनुभव से भरी प्रोफाइल कहीं से भी कम नहीं है। दलित चेहरा होना और ऊपर से उत्तर प्रदेश से आना, ये मोदी पॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। रंजय सिंह के साथ शिव पूजन झा, कानपुर, आज तक। रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए लाना किसी पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर मायावती तक विपक्ष की सांसें अटकी है। मोदी पॉलिटिक्स का विरोध करने वाले विपक्ष खुलकर बोल नहीं रही है। मायावती ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर दूसरा कोई बड़ा दलित चेहरा आएगा तो फिर वो उसका समर्थन करेंगी। जेडीयू भी खुलकर नहीं बोल रही है और एनडीए दलों में टीआरएस ने खुलकर समर्थन कर दिया है। कुल मिलाकर मोदी पॉलिटिक्स के एक मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष की एकता बिखरने की नौबत आ गई। हम आपको राष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी बताते हैं कि आखिर देश अपना राष्ट्रपति कैसे चुनता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। इस चुनाव में काउंटिंग सामान्य चुनाव की तरह वोट की संख्या पर नहीं बल्कि वोट के मूल्य के आधार पर तय की जाती है। जहां लोकसभा और राज्यसभा के 776 सदस्यों में हर सदस्य के वोट की कीमत एक समान 708 होती है, वहीं राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। कुल आबादी से विधायकों की संख्या को भाग करने में जो संख्या निकलती है वही विधायक के वोट का मूल्य होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे ज्यादा 208 है, जबकि सिक्किम के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे कम 7 है। राष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से होता है, जिसमें वोट डालने वाले चुने हुए जनप्रतिनिधि को कैंडिडेट के नामों पर पहली, दूसरी, तीसरी पसंद देनी पड़ती है। जिस कैंडिडेट को पहली पसंद के तौर पर 50% वोट मिलते हैं उसे राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक अकेले नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार को जंग के मैदान में मिली जीत समझकर तालियां पीट रहे हैं। कश्मीर में अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक की पत्नी मिशाल मलिक तो इस कदर अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ बैठी है कि अब उन्हें जंग के मैदान में पाकिस्तान की जीत के सपने आने लगे। बहुत congratulations to the entire Pakistani cricket team, to the Pakistani nation, to all the Kashmiri people all over the world। और ये जो इस दफा का जो ट्रॉफी है, ये इसका जो रिवॉर्ड है और जो खुशी है, सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ वो कश्मीरी कौम को है। वहाँ पे कश्मीर के अंदर वहाँ पे इस वक्त फायरवर्क्स और सेलिब्रेशंस हो रही हैं और अल्लाह करे कि ऐसी सेलिब्रेशंस कश्मीर में हो और पाकिस्तान में हो और कश्मीर आज़ाद हो। और सबसे पहले मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मोहम्मद आमिर का, जिन्होंने एक सर्जिकल लिटरली स्ट्राइक की है ओवल में ब्रॉड डे लाइट के अंदर। वैसे ठीक भी है, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मिली जीत पाकिस्तान और पाकिस्तान के पिट्ठू बने अलगाववादियों के लिए ईद के चांद से कम भी तो नहीं है, जो कभी कभार ही नसीब होती है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर मिली एक जीत ने अलगाववादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना का भी दिमाग खराब कर दिया। पाकिस्तानी सेना तो ऐसे जश्न मना रही है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर नहीं, जंग के मैदान पर भारत से जीत गया। वैसे भी ये पाकिस्तान का पुराना और अधूरा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। शायद इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार पर ऐसी खुशी मनाई कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जंग के मैदान का जांबाज सिपाही बता दिया। 158 India blown away in the final and it's Pakistan। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर यह पाकिस्तानी सेना का ट्वीट है। लगता है कि क्रिकेट के मैदान पर मिली जीत से पाकिस्तानी सेना को जंग के मैदान में जीतने का एहसास हो रहा है। वैसे सही भी है, जंग के मैदान में तो जीत नहीं सकते, खेल के मैदान में जीतने पर ही जश्न मनाने का मौका मिले तो क्या बुरा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तानी सेना ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। एक ट्वीट आप देख चुके हैं, ये दूसरा ट्वीट भी देखिए। ट्वीट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाते लोग हैं।
लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे बलूचिस्तान से जोड़ रही है। और इस तीसरे ट्वीट में पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर में पाकिस्तानी टीम की जीत का वीडियो अपलोड किया है। इन ट्वीट से पाकिस्तानी सेना की हारी हुई सोच जाहिर होती है, जो खेल के मैदान को भी जंग के मैदान बनाने से बाज नहीं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी सेना ने अपनी क्रिकेट टीम की जीत को भारत से जंग में मिली जीत मान लिया है। वैसे भी पाकिस्तानी सेना से ये उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो अपनी कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम के बारे में नहीं बोलेगी, जो एलओसी पर आए दिन खूनी खेल खेलती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में होते हैं, जहां हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। माना जाता है कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए होते हैं, लेकिन भारत के मामले में ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत की सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकर हर दिन 30 दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। स्पीड ब्रेकर की वजह से हुई दुर्घटनाओं में हर दिन 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। साल 2015 के दौरान स्पीड ब्रेकर्स की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में 3,409 मौतें हुई। मौतों का यह आंकड़ा साल 2015 के दौरान ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों के कुल आंकड़े से ज्यादा है। जहां 2015 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 2,937 मौतें हुई, साल 2015 के दौरान भारत में स्पीड ब्रेकर्स की वजह से होने वाले 55% हादसे अकेले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए। ये आंकड़े सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। हालांकि इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि स्पीड ब्रेकर हर साल कितने लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन गलत डिजाइन की वजह से स्पीड ब्रेकर लोगों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि कई बार देश की अदालतें संबंधित विभागों को सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाने के आदेश जारी कर चुकी हैं। इसके बावजूद आज भी देश की किसी भी सड़क पर चले जाएं, स्पीड ब्रेकर से सामना हो ही जाता है, और अगर किस्मत खराब हुई तो स्पीड ब्रेकर से हादसा भी हो जाता है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।